बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज हमारी आखिरी वीडियो है CRPC की। हमारा CRPC भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ख़त्म हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि इसका हम चैप्टर 31 पढ़ते हैं। आपसे लॉ गेट में पूछेगा चैप्टर 31 किसके मुतालिक है, आप कहेंगे ये अपील के मुतालिक है, ये रेफरेंस के मुतालिक है और ये रवियन के मुतालिक है। आपसे कहेगा ये सिर्फ अपील के मुतालिक है, आप कहेंगे नहीं। वो कहेगा ये सिर्फ रेफरेंस के मुतालिक है, आप कहेंगे नहीं। वो कहेगा ये सिर्फ रवियन के मुतालिक, आप कहेंगे नहीं। ये रवियन के मुतालिक, रेफरेंस के मुतालिक, अपील तीनों के मुतालिक है। अब हम इसकी पहली सेक्शन पढ़ते हैं 404 में ये कहा गया कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई। इसमें यह कहा गया जब तक के किसी कोई केस अपीलेबल ना हो उस केस की अपील नहीं होगी। तो लॉ गेट में आपसे कहेगा क्या हर केस अपीलेबल होता है, आप कहेंगे नहीं। सिर्फ वो केस अपीलेबल होता है कि जिसकी अपील कानून ने जायज़ करार दी हो, कि उसकी अपीलेबल केस उसको करार दिया हो तो उसकी अपील होती है। हर केस अपीलेबल नहीं होता। फिर लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि अपील जो होती है ये क्या मैटर ऑफ ये स्टैट्यूटरी मैटर है या ये मैटर ऑफ राइट है। आप कहेंगे ये स्टैट्यूटरी मैटर है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है। हर शख्स का हक नहीं है कि वो हर मामलों के अंदर उठे और अदालत का जाकर दरवाज़ा खटखटाए कि मेरी अपील सुनते फिरो। तो सिर्फ उन केसों में अपील होती है कि जो अपीलेबल केस होते हैं। तो ये मैटर ऑफ स्टैट्यूटरी मैटर है, ये मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये उसका बुनियादी हक नहीं होती अपील। फिर आपसे लॉ गेट ने पूछेगा 404 के तहत कि अपील कोर्ट किस प्रोसीजर के तहत सुनेगी। आप कहेंगे सिर्फ उस प्रोसीजर के तहत सुनेगी जो CRPC के अंदर बयान कर दिया गया है। तो ये 404 था। अब है 405 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। इसमें यह कहा गया किसी शख्स की अगर कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई हो या कोई सेल का मामला हो और 89 सेक्शन के तहत उसने कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव की हो, उसकी रिजेक्ट वगैरह कर दी हो, तो वो अब अपील कहाँ पे दायर करेगा? वो अगली मुतलका कोर्ट में अपील दायर करेगा 405 के तहत। अब देखो कैसे कैसे सवाल इसमें से बनाएगा। 405 में से ये कहेगा कि 405 में अपील किस चीज़ की होती है। आप कहेंगे अगर 89 सेक्शन के तहत किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी, जब्त कर ली थी, या प्रोसीडिंग ऑफ सेल का मामला था, कोई फ़रोख्त वगैरह का जितात का मामला था, और अगर वो शख्स उस मामले के मुताल्लिक कोई अपील करना चाहे तो वो 405 के तहत अपील करेगा। अब लॉ गेट ने पूछेगा कौन सी कोर्ट में अपील करेगा। आप कहेंगे जो इन्फीरियर कोर्ट से जो ऊपर वाली कोर्ट होगी, जो सुपीरियर कोर्ट होगी, उसमें मामला लेके जाएगा। डायरेक्ट हाईएस्ट कोर्ट में नहीं लेके जाएगा। मजिस्ट्रेट ने मामला अगर उसका वो मसला किया है तो वो सेशन में मामला लेके जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मल हालात क्या होते हैं कि डायरेक्ट मामला हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाते। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनमें हम मामला कोई हाईएस्ट अथॉरिटी पे लेके जा सकते हैं, मगर वो स्पेशल केसेस में आता है। नॉर्मल केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अपीलेट कोर्ट कौन सी होती है कि जो इन्फीरियर से ऊपर वाली कोर्ट है। अब आपसे लॉ गेट में एक और चीज़ पूछ लेगा, क्या इन्फीरियर से ऊपर वाली कोर्ट हमेशा अपीलेट कोर्ट होती है? आप कहेंगे नहीं। हमेशा नीचे से ऊपर वाली कोर्ट डायरेक्ट जो है वो अपीलेट कोर्ट नहीं बनती। कई ऐसे भी मामलात आते हैं कि उस कोर्ट को अपीलेट कोर्ट नहीं बनाते। तो क्या नॉर्मल हालात में ये होता है कि नीचे वाली कोर्ट से जो ऊपर वाली कोर्ट है वो अपीलेट कोर्ट बन जाती है। तो इसमें बस आप क्या कहेंगे 405 में कि वो जो उससे आगे वाली वो अदालत के जिसको उस सुपीरियर कोर्ट को अदालत ने अपीलेट कोर्ट करार दिया तो वहाँ पे मामला लेके जाएंगे। अब है 406 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। इसमें यह कहा गया कि अगर किसी शख्स से सेक्शन 118 के तहत कोई बॉन्ड लिया गया था, सिक्योरिटी ली गई थी, श्योरिटी ली गई थी कि तुम पीसफुल माहौल रखोगे और गुड बिहेवियर रखोगे, उसके मुतालिक वो शख्स अपील किस सेक्शन के तहत करेगा? वो 406 के तहत उसके खिलाफ अपील करेगा। ठीक है। लॉ गेट ने पूछा 118 के तहत कोई मामला था सिक्योरिटी का, गुड बिहेवियर का, पीस का, तो उसकी अपील कहाँ पे होती है? आप कहेंगे 406 के तहत अपील होती है।
अब है हम 406A पढ़ते हैं, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए सिक्योरिटी। 406 में ये कहा गया कि अगर 122 सेक्शन के तहत कोई सिक्योरिटी का मामला था, वो सिक्योरिटी का जो ऑर्डर था वो उसने क्या किया, वो ऑर्डर उसने रिफ्यूज़ किया, एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, उसका मामला हम किस में सुनते हैं, 406A में। दोबारा देखें, अगर कोई मामला सिक्योरिटी का मामला था, श्योरिटी का मामला था 122 के तहत, ठीक है, और वो रिजेक्ट कर दी गई या एक्सेप्ट कर दी गई या रिफ्यूज़ कर दी गई, उसकी अपील क्या होती है, 406A के तहत सुनवाई होती है। किसकी, 406A के अंदर सुनाई होती है दफ़ा 122 की अपील, 22 की के मामले की अपील। 407 ओमिटेड है। 408 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज आर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। 408 में ये कहा गया कि अगर कोई सज़ा किसी असिस्टेंट सेशन जज ने सुनाई हो, असिस्टेंट सेशन जज एडिशनल नहीं, असिस्टेंट सेशन जज ने सुनाई हो या मजिस्ट्रेट ने सुनाई हो और वो सज़ा 4 साल तक की हो, तो उसकी अपील हम अब सेशन जज पे नहीं लेके जाएंगे बल्कि डायरेक्ट हाई कोर्ट लेके जाएंगे। तो लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज, मैं बार बार असिस्टेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, एडिशनल नहीं, ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज ने अगर कोई केस के अंदर 4 साल सज़ा सुनाई या मजिस्ट्रेट ने 4 साल तक की सज़ा सुनाई, तो उसकी अपील क्या सेशन सुनेगा? आप कहेंगे नहीं, उसकी अपील हाई कोर्ट सुनती है। अब है हमारे पास 409 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन जज हाउ हेयर्ड। एक 409 में कहा गया कि कौन कौन से सेशन जज अपील सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जज अपील सुन सकते हैं? सेशन जज अपील सुन सकता है, एडिशनल सेशन जज अपील सुन सकता है और असिस्टेंट सेशन जज अपील सुन सकता है। किस तरीके से? जो CRPC ने बताए हैं। तो आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि सिर्फ सेशन जज अपील सुन सकता है और एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज अपील नहीं सुन सकते। आप कहेंगे गलत, असिस्टेंट सेशन जज भी अपील सुन सकता है, एडिशनल सेशन जज भी अपील सुन सकता है, सेशन भी अपील सुन सकता है। किन प्रोसीजर के तहत? जो CRPC ने बताया। 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। आपसे लॉ गेट में पूछेगा 410 के तहत कि अगर कोई मामला सेशन जज ने कोई मामला किया हो, एडिशनल सेशन जज ने मामला किया हो या असिस्टेंट सेशन जज ने मामला किया हो, उसके खिलाफ अगर हम अपील लेके जाना चाहें तो हम किस कोर्ट में लेके जाएंगे? आप कहेंगे हम हाई कोर्ट में उनके खिलाफ अपील लेके जाते हैं। तो सेशन, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में जाती है। 411 ओमिटेड है। 411A में क्या कहा गया? अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर 411A में कि अगर हाई कोर्ट का कोई मामला हो तो उसकी अपील हम कहाँ लेके जाते हैं? अगर हाई कोर्ट के किसी जज ने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत कोई मामला किया तो उसकी अपील हम हाई कोर्ट में ही लेके जाते हैं। तो क्या, दोबारा देख लो, हाई कोर्ट ने ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का कोई मामला हुआ, ओरिजिनल, ठीक है, एपेलेट नहीं, ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का मामला है हाई कोर्ट का, तो उसकी अपील हम हाई कोर्ट में ही लेके जाएंगे। कोई ऐसा मामला था जो हाई कोर्ट ने ओरिजिनल क्रिमिनल अपनी जुरिस्डिक्शन के तहत उस मामले को किया और उसमें कोई फैसला सुनाया और आप उसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में ही करेंगे। अब आपसे पूछेगा इस अपील का नाम क्या होगा? आप कहेंगे इंट्रा कोर्ट अपील कहती है। हाई कोर्ट की अपील, एक कोर्ट की अपील, अगर एक कोर्ट ही सुने, इस तरह हाई कोर्ट की अपील हाई कोर्ट ही अगर सुनती है तो उसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। अब है 412 नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। इसमें यह कहा गया अगर कोई मुल्जिम अपने आप को का जुर्म मान ले, प्लीड गिल्टी हो जाए, अपना जुर्म तस्लीम कर ले मजिस्ट्रेट के सामने, सेशन के सामने या हाई कोर्ट वगैरह के सामने, तो अब उसके बारे के अंदर अपील नहीं होती। तो आपसे लॉ गेट पूछेगा अगर किसी मुल्जिम ने मजिस्ट्रेट के सामने, सेशन के सामने और हाई कोर्ट के सामने प्लीड गिल्टी कर लिया कि मैंने जुर्म किया है और उनको पूरी तसल्ली हो गई कि ये जो मामला है ये तसल्ली का है, तो अब उसके खिलाफ अपील वो कर सकता है?
नहीं कर सकता। ठीक है, हाँ ऐसे केसेस हैं जिनमें फ्रॉड का मामला आ जाए, प्रॉमिस का मामला आ जाए, वो एक रेयर मामला, मगर यहाँ पर क्या है, आपका 412 में क्या कह दिया गया कि अपील नहीं होगी। अब है 413, नो अपील इन दीज केसेस, इन केसों में अपील नहीं होती। ठीक है, इन केसेस में नॉर्मल अपील नहीं होती। कौन कौन सा है? सेंटेंस पास्ड बाय हाई कोर्ट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ऐसी कोई सज़ा हाई कोर्ट ने सुनाई हो जो कि 6 माह से ज़्यादा ना हो, उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। लॉ गेट में पूछेगा अगर कोई सज़ा हाई कोर्ट ने सुनाई और 6 माह से ज़्यादा नहीं है तो उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, आप कहेंगे नहीं। फिर पूछेगा कोई ऐसा जुर्माना, ठीक है, कि जो 200 रुपये तक का जुर्माना किया गया हो, उसके खिलाफ अपील होती है, आप कहेंगे नहीं होती। फिर पूछेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी शख्स को कोई ऐसी सज़ा सुनाई जो 1 महीने से ज़्यादा नहीं, 1 महीने से ज़्यादा नहीं, उसका जुर्माना, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फिर मजिस्ट्रेट ने कोई ऐसा जुर्माना सुनाया जो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती। दोबारा सुन लें, हाई कोर्ट अगर किसी शख्स को सज़ा सुनाए और 6 महीने से ज़्यादा ना हो तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती। अगर 200 रुपये तक का जुर्माना हो उसके खिलाफ अपील नहीं होती। 50 रुपये तक का कोई जुर्माना हो जो मजिस्ट्रेट ने लगाया हो उसके खिलाफ अपील नहीं होती। और अगर कोई सेशन जज ने कोई सज़ा सुनाई हो जो 1 महीने से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 1 मंथ या नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा ना हो तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती। 414, नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शन। अब इसमें लॉ गेट ने पूछेगा 414 के तहत कि अगर कोई समरी केस था, समरी ट्रायल था, समरी ट्रायल किसको कहते हैं, जो छोटे मोटे मामलात होते हैं, छोटे छोटे से जुराइम होते हैं कि जिनकी बड़ा ट्रायल नहीं चलाया जाता, बल्कि 6 माह तक का जो केसेस जिनकी सज़ा होती है उनका समरी ट्रायल चलाया जाता है, कि थोड़ा सा उसका ट्रायल चलाया और जज साहब को पता चल गया कि ये मामला ये था, तो थोड़े से ट्रायल के अंदर उसका फैसला कर दिया, कि उसको समरी ट्रायल कहते हैं। तो इसमें यह कहा गया कि नो अपील विल बी फाइल्ड अगेंस्ट द समरी ट्रायल। उसमें यह कहा गया कि अगर कोई समरी ट्रायल का, लॉ गेट में आपसे पूछेगा 414 के तहत, अगर कोई समरी ट्रायल था और मजिस्ट्रेट ने जुर्माना जो था वो ऐसा किया कि 2000 से ज़्यादा का नहीं था, देखो 2000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं था और समरी ट्रायल का मामला था, तो अब उसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, आप कहेंगे उसके खिलाफ अपील नहीं होती। आपसे लॉ गेट ने पूछे, अब अगला है 415, प्रोविजो टू सेक्शन 413 एंड 414। इसमें आपसे लॉ गेट के अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, बड़ी अहम है ये, कि जुर्माना ना देने की सज़ा पहले दी गई 2 या 3 सज़ाओं के साथ कोई सज़ा नहीं होती। इसमें यह कहा गया अगर एक शख्स को पहले 1 या 2 सज़ाएं दी गई और साथ जुर्माने की सज़ा भी दी गई, तो जो जुर्माने की सज़ा दी गई और उसने क्या नाम है जुर्माना नहीं भरा, तो ये कहा इसको जेल भेज दो, या खालिस जुर्माने की सज़ा है, वो उन सज़ाओं के साथ एडिशनल सज़ा नहीं होती। देखो, एक शख्स को 2 या 2 से ज़्यादा केसों में सज़ा दी गई और फिर उसको कोई जुर्माना ऐड किया गया, तो जुर्माना बजाते खुद एक सज़ा नहीं, एक एडिशनल सज़ा नहीं है कि उसको जुर्माना दिए, उसको सुनाया गया और उस शख्स ने आगे जुर्माना ना भरा, अब उसको ये कहा इसको जेल में डाल दो, तो ये कोई एडिशनल सज़ा उन 2 सज़ाओं के साथ नहीं बनती। सिंपल वर्डिंग में यही है। अब है 415A, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। लॉ गेट में आपसे 415A के तहत ये पूछेगा कि अगर मुल्जिम ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो और केस काबिल अपील हो या जजमेंट या आर्डर काबिल अपील हो, तो उनमें से क्या कोई एक उठकर अपील करना चाहे तो कर सकता है, या कोई सारे अपील करना चाहे तो कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते। देखो, 1 से ज़्यादा मुल्जिम है, कोई ऐसा केस है जो अपीलेबल है, या कोई ऐसा आर्डर है जो अपीलेबल है, या ऐसी जजमेंट है जो अपीलेबल है, तो उसके बारे के अंदर कोई एक मुल्जिम उठकर अपील कर सकता है, ये सारे भी अपील कर सकते हैं, ये बस कहा गया। 416 अपील है। 417 अपील इन केस ऑफ एक्विटल। इसमें यह कहा गया कि सेशन या मजिस्ट्रेट ने अगर किसी शख्स को रिहा किया हो, 417 में आपसे पूछेगा अगर किसी शख्स को मजिस्ट्रेट ने या सेशन ने एक्विटल किया हो, रिहा किया हो,
उसकी अपील हम कहाँ पे लेके जाते हैं? उसकी अपील हम हाई कोर्ट में लेके जाते होते हैं। तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। किसी शख्स को सेशन ने या मजिस्ट्रेट ने रिहा कर दिया, एक्विटल कर दिया हो, और आपको ये लगे कि नहीं हम इसके खिलाफ अपील करेंगे, तो हाई कोर्ट जाएंगे। 418 अपील ऑन व्हाट मैटर एडमिसिबल। इसमें यह कहा गया एन अपील में लाई ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट एज वेल एज ए मैटर ऑफ लॉ। आपसे लागत ने पूछा सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर अपील होती है या सिर्फ मैटर ऑफ राइट के खिलाफ अपील होती है? आप कहेंगे मैटर ऑफ फैक्ट के खिलाफ भी अपील हो सकती है, मैटर ऑफ लॉ के बारे में भी अपील हो सकती है। पहला चीज़ तो ये याद रखें 418 में। दूसरा ये कि आपसे ये पूछेगा कि सज़ाओं की सख्ती या बुरा मामला अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई ऐसा मामला है कि वो सेवरिटी ऑफ सेंटेंस का मामला है, सज़ाओं की सख्ती या कोई बुरा सलूक का मामला है, तो उसके बारे में कानून क्या डीम करता है? तो कानून उसके मुतालिक ये डीम करता है कि इट इज़ ए मैटर ऑफ लॉ। ठीक है, ये मैटर ऑफ लॉ कहलाता है। देखो आपसे लॉ गेट में पूछेगा मैटर ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं, मैटर ऑफ लॉ किसको कहते हैं। आप इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर सुन लो, उसमें मैंने तफसील से बता दिया। ठीक है, आपसे लॉ गेट में पूछेगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यह पूछेगा कि एक शख्स की सज़ा का मामला है, उसकी सख्ती का, सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट का मामला है, यानी सज़ा की सख्ती का है, बुरे सलूक का मामला है। ये मामला मैटर ऑफ राइट मैटर ऑफ लॉ कहलाएगा या मैटर ऑफ फैक्ट कहलाएगा? आप कहेंगे ये मैटर ऑफ लॉ कहलाएगा, मैटर ऑफ फैक्ट नहीं होता। तो सज़ाओं की सख्ती का मामला मैटर ऑफ फैक्ट नहीं होता, मैटर ऑफ लॉ होता, ये याद रखना। अब है पेटिशन ऑफ अपील। 419 में ये कहा गया किस तरीके से आप अपील की पिटीशन फाइल करते हैं। आप बिल्कुल तहरीरी शक्ल के अंदर अपील बनाते हैं। ठीक है, रिटर्न शेप के मेमोरेंडम की शक्ल के अंदर अपील होगी। और क्या करेंगे, वकील या जो एपेलेंट है, जो एपालांट है वो, या फिर उसका वकील जो उसके ऊपर सिग्नेचर करता है, और फिर क्या जिस जजमेंट के खिलाफ, जिस ऑर्डर के खिलाफ, जिस मामले के खिलाफ अपील कर रहे हैं उसकी कॉपी भी साथ लगती है। तो लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि जो अपील लिखी जाती है कि ये मेमोरेंडम की शक्ल में लिखी जाती है, रिटर्न शक्ल में लिखी जाती है? फिर हाँ, फिर आपसे लॉ गेट ने पूछा कि इसके ऊपर दस्तखत होना ज़रूरी है। आप कहेंगे हाँ, ये तो वकील दस्तखत करे या खुद एपालांट जो है वो दस्तखत करे। फिर आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि ये जो हम अपील आगे भेजेंगे इसके साथ पिछली जो हमारा कोई फैसला है किसी कोर्ट का जिसके खिलाफ हम अपील कर रहे हैं उसके ऑर्डर की कॉपी साथ लगेगी? आप कहेंगे साथ ज़रूर लगेगी। अब है हमारे पास 420 प्रोसीजर व्हेन अपील एपालेंट इज इन जेल। प्रोसीजर व्हेन एपालांट इज इन जेल, जिसने अपील करनी है वो जेल में है। अब क्या है, वो क्या करेगा, वो कैदी अपील को लिखेगा और जो कॉपी होगी ऑर्डर जिसके खिलाफ वो अपील कर रहा है उसकी कॉपी साथ लगाएगा और किसको वो दे देगा, जेल के इंचार्ज को दे देगा। और वो जेल का इंचार्ज किसको दे देगा, मुतलका उस कोर्ट में जमा करा देगा कि जिस कोर्ट के अंदर अपील उसने दायर की है। ठीक है, दोबारा देखें 420 के तहत आपसे ये कहेगा अगर एक शख्स जेल में है, और वो, ये बड़ा अहम सवाल है, ये अक्सर लॉ गेट में आता है कि एक शख्स जेल के अंदर है और वो जेल का कैदी है, अब वो अपील करना चाहे तो क्या वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा? नहीं, वो क्या कर सकता है कि वो उसने जो अपील करनी है वो अपील को लिखेगा, लिखने के बाद जो ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील वो कर रहा है उस ऑर्डर की कॉपी साथ लगा के इंचार्ज जो जेल है उसको दे देगा। अब वो आपसे लॉ गेट में पूछेगा इंचार्ज जेल क्या करेगा, वो उस मुतलका कोर्ट तक पहुंचा देगा कि ये मेरे पास कैदी था, ये इस अपील करना चाहता है, मैं इसकी आपको अपील दे रहा हूं। 421 समरी डिसमिसल ऑफ अपील। यहां पे ये कहा गया कि पूरा सुनवाई का मौका देने के बाद अगर ग्राउंड ना हो तब मारूजी तर्ज पर डिसमिस अदालत कोर्ट को कर सकती है। देखो यहां पे ये कहा गया कि समरी डिसमिसल ऑफ अपील, अपील कोर्ट में दर्ज कराई गई। आपसे लॉ गेट में कहेगा 421 के तहत अपील कोर्ट में दर्ज कराई गई, कोर्ट ने अपील को अंदर सबको मौका दिया सुनने का, तो क्या अदालत एपेलेट कोर्ट ऐसा कर सकती है कि समरी ट्रायल के ज़रिए से, समरी प्रोसीडिंग के ज़रिए से उसको लगे कि कोई ग्राउंड नहीं बनता, वो अपील को डिसमिस कर सकती है? आप कहेंगे कर सकती है। दोबारा देखें, आपसे कहेगा लॉ गेट में 421 के तहत कि अगर अपीलेबल कोर्ट में, एपेलेट कोर्ट में किसी ने अपील दायर की,
एपेलेट कोर्ट ने सबको मौका दिया, देने के बाद क्या है, उसको ये लगता है कि ये केस नहीं है, ग्राउंड नहीं बनता, तो वो समरी प्रोसीडिंग को अपनाते हुए उस अपील को डिसमिस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। 423 पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट, नहीं 422 नोटिस ऑफ अपील। आपसे लागत में पूछेगा 422 के तहत अगर अदालत अपील को खारिज नहीं करती, डिसमिस नहीं करती, अब क्या करेगी? अब अदालत क्या करेगी? मुतलका कोर्ट अगर जिसके खिलाफ अपील आई है वो, या कोई शख्स जिस जो 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 क्या नाम है उसको क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट, ठीक है, तो जो रिस्पोंडेंट उसको या उसके वकील को, देखो रिस्पोंडेंट को यानी मुखालिफ पार्टी को, या मुखालिफ पार्टी के वकील को, या मुतलका अदालत को, या सूबाई मामले का कोई सूबाई हुकूमत, तो उसको क्या करती है अदालत, उनको नोटिस जारी करती है कि तुम्हारे खिलाफ अपील आई हुई है, ये डेट है, ये अदालत है, इस टाइम पे तुमने हाजिर होना, तो नोटिस जारी करेगी। तो आपसे लागटे पूछेगा अगर अपील रिजेक्ट नहीं होती तो अब क्या होगा? तो अब अदालत रिस्पोंडेंट को, मुखालिफ पार्टी को, उसके वकील या उसके वकील को, या मुतलका कोर्ट को, या फिर सूबाई अगर गवर्नमेंट का कोई मामला, उनको नोटिस जारी करेगी कि इस डेट को तुमने इस अदालत में हाजिर होना है और केस की सुनवाई होगी। 423 पर्सन ऑफ एपेलेट कोर्ट, पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट, पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील। इसमें यह कहा गया कि एपेलेट कोर्ट की क्या पावर होती है डिस्पोजिंग ऑफ अपील, अपील को किस तरह डिस्पोज ऑफ करती है। डिस्पोज का मतलब हरगिज नहीं खारिज करना, डिस्पोज का मतलब है तस्फिया करना, उसको उसके ठिकाने लगा देना। किस तरह ठिकाने लगाती, कैसे फैसला करती है, सिंपल वर्डिंग में उसको क्या क्या फैसला करने की पावर है। 423 में एपेलेट कोर्ट को क्या क्या फैसला करने की पावर है। तो एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है कि वो रिवर्स ऑफ ऑर्डर कर सकती है, वो एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर सकती है, कन्विक्शन को एक्विटल में कर सकती है। तो आपसे लागत में पूछेगा क्या एपेलेट कोर्ट किसी एक्विटल को कन्विक्ट कर सकती है, बरीयत को वो सज़ा में तब्दील कर सकती है? आप कहेंगे हाँ कर सकती है। फिर आपसे पूछेगा कि वो कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट कर सकती है, सज़ा को बरीयत में कन्वर्ट कर सकती है, बंदे को सज़ा दी गई उसको बरी कर सकती है, तो क्या कन्विक्शन को एक्विटल कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। फिर लागत में आपसे पूछेगा कि वो रिवर्स द फाइंडिंग ऑफ कन्विक्शन इनटू एक्विटल, क्या वो किसी शख्स की कोई उसको एक्विटल किया गया था उसकी फाइंडिंग को रिवर्स कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। वो आपसे लागत में पूछ सकता है कि क्या अपील वाली जो कोर्ट होती है, एपेलेट जो कोर्ट होती है, वो किसी भी ऑर्डर को, किसी भी हुक्म को आल्टर कर सकती है, तब्दील कर सकती है? आप कहेंगे तब्दील भी कर सकती है और रिवर्स भी कर सकती है। तो देखो वो एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर सकती है, कन्विक्शन को एक्विटल में कन्वर्ट कर सकती है, इनके मामलात को रिवर्स कर सकती है, आल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, या कोई और भी कोई नई कोई चीज़ हो वो भी कर सकती है। तो ठीक है, अगर एपेलेट कोर्ट को ये लगे कि ये कोई नया मामला है तो वो एक नई सज़ा भी सुना सकती है, कि और भी कोई सज़ा सुना सकती है, मगर फिर वो वजह लिखेगी। ठीक है, वजह लिखेगी कि हाँ मैं ये सज़ा क्यों सुना रही हूँ जो बिल्कुल हट कर है। अब है हमारे पास जजमेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि चैप्टर 26 के में फैसला से मुताल्लिक जो रूल है वो हाई कोर्ट के अलावा मुतलका मातहत अदालतों पर अप्लाई होगा। 424 के अंदर यह कहा गया सिंपल वर्डिंग में कि जो चैप्टर 26 के अंदर जो फैसलों से मुताल्लिक रूल है वो हाई कोर्ट को निकाल के बाकी सब के ऊपर अप्लाई होता है। तो क्या कहा गया कि चैप्टर 26 में जो फैसलों से मुताल्लिक जो रूल्स हैं वो हाई कोर्ट को निकाल के सब पे अप्लाई होते हैं, ये कहा गया सिंपल वर्डिंग। ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। इसमें 425 में यह कहा गया अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया क्या लोअर कोर्ट पे बाइंड होगा, क्या लोअर कोर्ट उसको मानेगी? हाँ, हाई कोर्ट जो फैसला सुनाती है उसका सर्टिफिकेट बनाकर सर्टिफाइड करके उसको लोअर कोर्ट में भेज देती है कि मेरा ये फैसला है, अब इस फैसले को मानो भी
और जो तुमने पहले फैसला किया था उसके मुताबिक अब इस फैसले के मुताबिक उसको चेंज करके और साथ इस फैसले को अटैच कर दो। तो क्या हायर कोर्ट का फैसला, एपलेट कोर्ट का फैसला सब ऑर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ता है और उसके मुताबिक चेंजेस करनी पड़ती हैं और साथ उस फैसले को अटैच भी करना पड़ता है। तो ये है 426 में ये कहा गया कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील्स रिलीज ऑफ एपलेट ऑन बेल। इसमें यह कहा गया अगर मखसूस वक्त में सज़ा की अपील की दरख्वास्त ज़ेर बहस है, मखसूस वक्त हो और सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो उसकी दरख्वास्त ज़ेर बहस हो, तो अदालत क्या कर सकती है, मुल्ज़िम को ज़मानत देकर उसको रिलीज़ कर सकती है। आपसे लागेट में पूछेगा अगर एक मखसूस वक्त के अंदर सज़ा के ख़िलाफ़ कोई अपील एपलेट कोर्ट में दाखिल है, सज़ा के ख़िलाफ़ अपील एपलेट कोर्ट में दाखिल है, तो एपलेट कोर्ट ऐसा कर सकती है कि अभी उसने फैसला नहीं सुनाया मगर वो ऐसा कर सकती है कि ज़मानत लेकर उसको मुल्ज़िम को रिहा कर दे। हाँ, वो कर सकती है कि अगर किसी शख्स के सज़ा के ख़िलाफ़ कोई अपील चल रही है और अभी उसका फ़ैसला नहीं हुआ तो जो एपलेट कोर्ट है वो ज़मानत लेकर उस शख्स को रिलीज़ कर सकती है। अब है 427 अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। 427 में कहा गया कि अगर कोई शख्स रिहा हो गया, ठीक है, तो उसके बारे के अंदर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या उससे ज़मानत ली जा सकती है। देखो, एक शख्स रिहा हो गया, लगाट में से पूछा एक शख्स रिहा हो गया या वो ज़मानत के ऊपर है, तो क्या अदालत ऐसा कर सकती है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है या उस शख्स को से ज़मानत दोबारा ले सकती है? हाँ, एक शख्स रिहा कर दिया गया तो उस शख्स से अदालत जो है एपलेट कोर्ट क्या कर सकती है, अदालत क्या कर सकती है, उससे ज़मानत भी ले सकती है और उसको अरेस्ट भी कर सकती है, जो वजह होगी वो लिखेगी फिर। 428 एपलेट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। 428 में ये कहा गया क्या एपलेट जो कोर्ट होती है वो क्या खुद एडिशनल एविडेंस ले सकती है या किसी दूसरी कोर्ट को हिदायत दे सकती है कि तुम इजाफी शवाहिद लो, एडिशनल एविडेंस लो, बड़ा कीमती है ये। आप कहेंगे एपलेट कोर्ट जो होती है वो एडिशनल एविडेंस खुद भी ले सकती है, इजाफी सबूत खुद भी ले सकती है और वो लोअर कोर्ट को, मुतलका कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या कर सकती है, हिदायत कर सकती है कि तुम इसके एडिशनल एविडेंस को कलेक्ट करो, रिपोर्ट मेरे पास भेजो, ये कर सकती है। आगे है 429 प्रोसीजर वेयर जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। अब यहाँ पर लॉ गेट में आपसे कहेगा एक कोर्ट में 429 के अंदर ये कहेगा एक कोर्ट, अपील कोर्ट के अंदर एक अपील सुनने के लिए जजों का पैनल बैठा, फॉर एग्जांपल 6 जज बैठ गए और फैसला उन्होंने ये किया, 3 कहते हैं फैसला ये हो और 3 कहते हैं फैसला ये हो, यानी इक्वली डिवाइड हो गए फैसले के ऊपर। 3 कहते हैं, आधे कहते हैं ये फैसला करो और आधे उसके मुखालिफ कहते हैं ये फैसला करो। अब क्या करेंगे, तो अब उसी कोर्ट के, आप कहेंगे उसी कोर्ट के दूसरे किसी जज के पास ये मामला रेफर कर दिया जाएगा, फिर उसके फैसले के मुताबिक वो जिसके हक में फैसला दे देगा उसका हक मंजूर हो जाएगा। तो क्या अगर जज इक्वली डिवाइड हो जाएं किसी फैसले पर तो उसी कोर्ट के दूसरे जज को भेजा जाता है कि तुम अब क्या कहते हो, हम 3 ये कह रहे हैं, 3 ये कह रहे हैं, तुम क्या कहते हो, वो जिसके हक में फैसला कर दे फिर वो फैसला लागू हो जाता है। 430 फाइनैलिटी ऑफ ऑर्डर ऑन अपील। आपसे लॉ गेट में पूछेगा क्या अपील का जो फैसला है वो हमेशा हतमी होता है, वो हमेशा माना जाता है? आप कहेंगे 417, ठीक है, क्या चीज़, सेक्शन 417 और उसके अलावा जो चैप्टर 32 की अपील के अलावा, सेक्शन 417 या चैप्टर 32 की अपील के अलावा एपलेट कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी होता है, वो माना जाता है, वो फाइनल होता है। 431 अबेटमेंट ऑफ अपील। इसमें यह कहा गया कि जुर्माने के अलावा अगर कोई अपील करने वाला एपलांट या जिसके खिलाफ अपील की गई अगर वो मर जाए तो उसकी अपील ख़त्म हो जाती है, दफ्तर दाखिल कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। तो उसके आपसे लॉ गेट पूछेगा
कि क्या अगर कोई शख्स जुर्माने के अलावा कोई और कुछ का मामला था और वो अदालत के अंदर क्या नाम है वो उसकी अपील चल रही थी, वो मर जाता है, तो एपालाट मर जाए या क्या नाम है दूसरा शख्स मर जाए, तो उसकी अपील क्या है वो ख़त्म कर दी जाती है, उसकी अपील एबेट हो जाती है। हमारा चैप्टर 31 ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 39। आपसे लागत ने पूछेगा चैप्टर 39 39 किसके मुताबिक है? आप कहेंगे ये बेल के मुताबिक है। हम पढ़ रहे हैं, इसका पहली सेक्शन पढ़ रहे हैं 496, इन वट केसेस बेल टू बी टेकन। 496 बेल आफ्टर अरेस्ट के मुतालिक है, 497 भी बेल आफ्टर अरेस्ट के मुतालिक है, 498 बेल बिफोर अरेस्ट है। ठीक है, तो देखें 496 आपसे पूछेगा इन वट केसेस बेल टू बी टेकन। आपसे ये कहेगा कि क्या बेल एबल ऑफेंस में किसी को बेल देना मैटर ऑफ राइट होता है? आप कहेंगे हाँ मैटर ऑफ राइट होता है। बेल एबल ऑफेंस में बेल देना मैटर ऑफ राइट होता है, उसका वो मैटर ऑफ राइट बन जाता है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि कोई ऐसा केस जो जिसमें गिरफ्तारी बगैर वारंट के डाली गई और वो केस भी जो है वो ऐसा था कि बेलेबल था, या उस केस ऐसा था कि उसमें मुलजिम नहीं वो बनता बंदा, तो उसकी ज़मानत भी ली जाएगी, आपको उसकी ज़मानत भी ली जाएगी। तो 496 में सिंपल वर्डिंग में कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर किसी भी शख्स की बेल लेना उसका मैटर ऑफ राइट होता है। 497 बेल वाला जो मेरा चैप्टर है ज़मानत वाला, उसके अंदर आप इसको उसके अंदर गौर से देखना, ये उसमें से ज़रूर देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर बड़ी मैंने तफसील से ये बातें बताई हैं। 497 when bail may be taken in case of non bailable offenses। 497 में ये कहा गया कि बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अब बेल का क्या तरीका है। आपसे लागत पूछेगा 496 किसको डील करता है? आप कहेंगे 496 डील करता है बेलेबल ऑफेंसेस को। आपसे लागत पूछेगा 497 किसको डील करता है? आप कहेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को। आपसे लागत पूछेगा 498 किसको डील करता है? आप कहेंगे बेल बिफोर अरेस्ट को। ठीक है, तो 496 497 बेल आफ्टर अरेस्ट में आते हैं, मगर 496 बेलेबल ऑफेंस में होता है और 497 नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर होता है। अब आपसे लॉ गेट के अंदर अब 497 के अंदर छोटे छोटे सवाल बना कर देगा। वो आपसे ये कहेगा अगर एक केस ऐसा है जिसकी सज़ाए मौत नहीं है और उम्र कैद भी नहीं है और उसकी सज़ा 10 साल से कम है, तो ऐसे केस के अंदर अदालत का क्या रूल है ज़मानत लेने का? आप कहेंगे जनरल रूल ये है, जनरल रूल। ठीक है, ये है कि अदालत ज़मानत ले लेती है कब? जब केस मौत की सज़ा का ना हो, उम्र कैद की सज़ा का ना हो, या जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा ना हो, उसमें जनरल रूल ये है कि अदालत बेल ग्रांट कर देती है। आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि वो केसेस जो प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर आते हैं उनके अंदर बेल ग्रांट की जाती है, क्योंकि जनरली प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर बेल ग्रांट नहीं की जाती। देखो, दो तरह के जुर्म होते हैं, एक होता है प्रोहिबिटरी क्लास, एक होता है नॉन प्रोहिबिटरी क्लास। प्रोहिबिटरी क्लास किसको कहते हैं? वो जुराइम जिनकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा हो, यानी सज़ाए मौत हो, उम्र कैद हो, संगीन नौयत के जो जुर्म हो, वो प्रोहिबिटरी क्लास आते हैं। उनके अंदर जनरल कायदा ये है कि उनमें जो है बेल ग्रांट नहीं की जाती। 497 को दोबारा देखें। 497 में पहली बात ये की गई, अगर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास का केस है, क्या कि सज़ाए मौत नहीं है, उम्र कैद नहीं है, 10 साल से कम सज़ा का है, ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है, इसमें जनरल कायदा क्या है बेल देने का? है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, मगर इसमें क्या है? वो कहता है कि ये नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में आता है, तो इसलिए इसके अंदर जनरली बेल दे दी जाती है। आपसे लागत पूछेगा प्रोहिबिटरी क्लास का केस है, यानी उम्र कैद का केस है, या सज़ाए मौत का है, या 10 साल से ज़्यादा का सज़ा है, उसमें जनरल कायदा क्या है? आप उसमें जनरली बेल इज़ नॉट ग्रांटेड, बेल इज़ नॉट ग्रांटेड। फिर आपसे लागत पूछेगा क्या प्रोहिबिटरी क्लास में जिसके अंदर सज़ाए मौत हो, उम्र कैद हो, 10 साल से ज़्यादा हो, किन इनके अंदर भी किसी को ज़मानत मिल सकती है? आप कहेंगे हाँ,
कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको प्रोहिबिटरी क्लाज में भी सजाए मौत की सज़ा हो या कोई और हो, उसमें भी उनको क्या हो सकती है कि उनको वो मिल सकती है, उनको बेल मिल सकती है। अब वो कौन से शख्स हैं? उसके अंदर पहला है कि वो औरत हो, शदीद बीमार हो, या कोई इनफर्म पर्सन हो जो कि बहुत ज़ईफ़ पर्सन हो, ठीक है, या ऐसा शख्स हो जिसकी उम्र 16 साल से कम हो। देखो, औरत हो, शदीद ज़ईफ़ हो, शदीद बीमार हो, या ऐसा शख्स जिसकी उम्र 16 साल से कम हो, तो उनको भी नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में ज़मानत मिल जाती है। अब है 498, पावर टू डायरेक्ट एडमिशन टू टेक और रिड्यूस द बेल। इसमें ये कहा गया कि बेल बिफोर अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल इज ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, व्हेन द पर्सन सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट एंड इज रेडी टू सबमिटेड ऑल काइंड ऑफ श्योरिटी एंड सिक्योरिटी। कि इसमें क्या कहा गया कि वेन एवर ए पर्सन इज रेडी टू सबमिट और सरेंडर हिम बिफोर ए कोर्ट एंड ही इज रेडी टू सबमिट ऑल काइंड ऑफ श्योरिटीज एंड सिक्योरिटी, द बेल इज ग्रांटेड एज ए प्रोटेक्टिव बेल एंड बेल बिफोर अरेस्ट। के 498 में ये कहा गया, आपसे लागत में पूछेगा, अगर एक शख्स को क्या ज़मानत मिल सकती है गिरफ्तारी से पहले? उसको ये ज़मानत दी जा सकती है कि हाँ अभी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसको ज़मानत दे दी जाएगी, अगर वो अपने आप को अदालत के सामने पेश कर देता है और हर वो श्योरिटी और सिक्योरिटी देने की हाँ भर लेता है कि आप जो कहेंगे मैं ज़मानत देने को तैयार हूँ, तो उसकी अदालत गिरफ्तार होने से पहले ज़मानत दे सकती है। ज़मानत कब्ल से गिरफ्तारी होती है। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है, वो अब बस आप क्या करें कि लॉ एक्ट का अगर आपने इसको तफसील से देखना है ना, तो आप मेरा वो लेक्चर इसमें देख लेना कि ज़मानत से मुताल्लिक़ उसमें सारे नुक्ते उसमें आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जिसका ताल्लुक जो है वो आपके लॉ एक्ट से। तो LLB वाले जो स्टूडेंट हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा मेरा वो ज़मानत वाला चैप्टर ज़रूर देखें, क्योंकि LLB के अंदर ज़मानत का सवाल लाजमी आता है। अब है 498A, इसके अंदर ये कहा गया बेल टू बी ग्रांटेड टू ए पर्सन नॉट इन कस्टडी, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि 498A में ये कहा गया, अगर एक आपसे लागत में पूछेगा एक शख्स के खिलाफ अभी केस दर्ज ही नहीं हुआ, रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या उसके अंदर बेल बनती है? जब केस ही नहीं है तो बेल क्या होगी? बेल नहीं बनती। फिर आपसे लागत के अंदर पूछेगा कि अगर एक शख्स अपने आप को अदालत में सरेंडर नहीं करता तो क्या उसको हम बेल दे देंगे? अगर अपने आप को अदालत में सरेंडर नहीं करता तो उसको बेल नहीं देंगे। फिर आपसे लागत पूछेगा अगर उससे कोई अदालत कोई श्योरिटी सिक्योरिटी मांगे और वो वाली प्रोवाइड ना करे तो बेल नहीं देंगे। तो अगर गिरफ्तार नहीं हुआ कोई शख्स या कोई शख्स रजिस्टर्ड केस उसके खिलाफ नहीं है और अदालत में आ भी नहीं रहा तो उसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। 499 में कहा कि बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। 499 में ये कहा गया कि अदालत जितनी उससे सिक्योरिटी या श्योरिटी मांगेगी जो जायज़ है वो उसको देने का पाबंद है। देखो, अदालत एक शख्स को जुर्म के मुताबिक ही श्योरिटी या सिक्योरिटी मांगती है। ये नहीं कि उसने जुर्म छोटा सा किया हो और उससे माज़अल्लाह इस तरह की सिक्योरिटी मांग रही कि उसने कोई कत्ल कर दिए हों, कोई दहशतगर्दी उसने कर दी हो, ऐसा नहीं होता। तो जो श्योरिटी और सिक्योरिटी मांगी जाती है, कानून यही कहता है कि जो बेल ली जाएगी वो मुनासिब सिक्योरिटी और श्योरिटी के तहत ली जाएगी, एक्सटेंड हालत नहीं की जाएगी। तो आपसे लागत में पूछ सकता है कि क्या श्योरिटी या जो सिक्योरिटी होती है, ज़मानत जो होती है, बॉन्ड वगैरह, वो एक्सटेंसिव ली जाती है, हद से ज़्यादा ली जाती है? क्योंकि नहीं, वो मुनासिब हद तक ली जाती है, वो एप्रोप्राइट शक्ल में ली जाती है। एक जितनी कानून ने प्रोवाइड की उतनी ही ली जाएगी, ज़्यादा नहीं ली जाएगी। और जब वो ली जाएगी तो वो शख्स देने का पाबंद होगा। सेक्शन 500 है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। ज़मानत के बाद आपसे ये कहेगा कि अगर कोई शख्स अपना बॉन्ड मुचलका जमा करा देता है, श्योरिटी सिक्योरिटी जमा करा देता है, अब अदालत क्या करेगी? अब शेल के साथ उसको रिलीज़ करेगी, उसको फ़ौरन ज़रूर रिलीज़ कर देगी। 501 में कहा गया पावर टू ऑर्डर सफिशेंट एबिडेट एंड फर्स्ट टेकन इनसफिशेंट। 501 में कहा गया अगर अदालत ने कोई पहले श्योरिटी ली, ये तो फ्रॉड के ज़रिए से किसी शख्स ने कम श्योरिटी जमा करा दी
सिक्योरिटी कम जमा करा दी, या ऐसा किया कि गलती अदालत से होगी, या मिस अंडरस्टैंडिंग का कोई मामला आ गया और श्योरिटी सिक्योरिटी अदालत ने क्या किया, वो लेस जमा कराई, जो उसको मुनासिब चाहिए थी उतनी जमा नहीं करवाई। अब अदालत क्या कर सकती है, अदालत क्या करेगी, उस शख्स को वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकती है, उसके खिलाफ नोटिस जारी करके उसको कहेगी आकर मुझे मुतलका जमा करवाओ। अब लॉ गार्ड ने पूछेगा, अगर वो अदालत को, अब जो अदालत उसको श्योरिटी सिक्योरिटी मांग रही है वो श्योरिटी अगर जमा नहीं करवाता, तब अदालत क्या करेगी, उसको जेल भेज देगी। तो 501 में क्या कहा गया कि किसी ने फ्रॉड के ज़रिए से, लॉ गार्ड ने पूछा किसी ने फ्रॉड के ज़रिए से, मिस अप्रोप्राइट के ज़रिए से, फ्रॉड के ज़रिए से, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से, या किसी गलती मिस्टेक की वजह से अगर उसने श्योरिटी लेस जमा कराई, तो अदालत उससे बाद में प्रॉपर श्योरिटी मांग सकती है, आप कहेंगे मान सकती है, और वो जमा करवाएगा। अगर पूछेगा लॉ गार्ड में, अगर नहीं जमा कराया तो आप कहेंगे उसको जेल में भेज देगी। 502 आखिरी हमारा सेक्शन है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह CRPC भी ख़त्म हो गया। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, एनी श्योरिटी, उसमें ये कहा गया कोई भी जामिन, 502 में कहा कोई भी जामिन, कोई भी जो श्योरिटी है वो अपनी ज़मानत को वापस ले सकता है। तब यानी इसमें लॉ गार्ड ने पूछा किसी शख्स ने अपनी श्योरिटी जमा कराई, ज़मानत जमा करा दी, वो बाद में कह सकता है अदालत को कि मैं अपनी ज़मानत भाई जमा नहीं करवाना चाहता, मेरी ज़मानत मुझे वापस की जाए। वो किसी भी टाइम पे अपनी जो जामिन अपनी ज़मानत को वापस ले सकता है, और फिर अदालत क्या करेगी, उस मुलजिम को गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी कि मुझे नई ज़मानत दो। अगर वो नहीं देगा उसको जेल भेज देगी। हमारा यहाँ तक का था, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा जो है वो ख़त्म हो गया CRPC भी। ये हमारा 10 नंबर का पोर्शन था, ये कंप्लीट हुआ। लॉ गार्ड वालों का तो ये हो गया, मगर मैं ज़मानत के लिए मैं आपसे LLB वालों से ज़रूर कहूँगा कि आपने वो लेक्चर ज़मानत का देखना है, उसमें से सवाल बनता है तो आपको पास करवाने में बहुत कीमती होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।